नमस्कार दोस्तों, एडीसेट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर का विषय है हिंदी आलोचना और इस लेक्चर के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय। डॉक्टर टंडन पिछले 30 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं और इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं सर को वेलकम करना चाहूँगी हमारे एडीसेट नेटवर्क में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे आज का लेक्चर आरंभ किया जाए। जी, नमस्कार मित्रों। आज हम इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं हिंदी आलोचना की। हिंदी आलोचना कब से प्रारंभ हुई, आलोचना का प्रारंभिक दौर उसके किस अर्थ को, किस स्वरूप को लेकर हमारे सामने आया, और आलोचना की इस रचना प्रक्रिया में समय पर बदलते समय के साथ क्या क्या परिवर्तन हुए, आलोचकों की दृष्टि कैसे बदलती चली गई, रचना के विषय में, रचनाकार के विषय में, या किसी साहित्य धारा के विषय में, उसकी प्रवृत्तियों, उसकी भाषा, उसके प्रदेय आदि के विषय में आलोचकों ने किस किस तरह से अपने मानदंड बदले, किस तरह उनके प्रतिमान बदलते चले गए। ये पूरी एक विकास यात्रा लंबी हम इस आलोचना विषय के अंतर्गत करेंगे। तो आज उसका पहला चरण है मित्रों, और हम जानते हैं कि हिंदी के पास जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो जो प्रारंभिक 3 कालखंड हैं जिन्हें हम आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के रूप में जानते हैं, इन तीनों कालखंडों में हमें हिंदी की अपनी आलोचना का कोई आधार, कोई प्रतिमान विशेष रूप से नहीं मिल पाता। जो भी आलोचना हुई है वह काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के निरूपण के संदर्भ में ही हमारे सामने आती है। इसलिए आलोचना के जो इधर आधुनिक युग में अर्थ हैं वह मध्यकालीन काव्यशास्त्रीय निरूपण या विवेचन की जो पद्धति और परंपरा रही है उसमें उस अर्थ को हम नहीं देख पाते। किंतु फिर भी यह मानना पड़ेगा कि आज की यह जो आलोचना है साहित्य की, साहित्यकार की, जिस आलोचना की बात हम कर रहे हैं, जो एक स्वतंत्र विधा है और एक बहुत ही सुदीर्घ परंपरा के बाद इतनी सशक्त और इतनी समर्थ विधा के रूप में हमारे सामने है, इसकी आधारशिला बनाने का काम मध्यकालीन साहित्य ने, साहित्यकारों ने किया था। भले ही वह संस्कृत काव्यशास्त्र से ली गई प्रतिमान के उपकरणों की स्थिति रही हो, लेकिन यह निश्चित है कि यदि उन 400 लगभग 450 या 500 वर्षों में भक्तिकाल का प्रारंभिक काल दौर छोड़ भी दें तो भक्तिकाल और रीतिकाल का वह समय जो लगभग 1350 से मान सकते हैं, 75 से मान सकते हैं, और इधर 1900 तक इस दौर में जो भी ग्रंथ हमारे सामने आए उनमें संस्कृत से प्रेरणा ली गई, संस्कृत से प्रभाव लिया गया, और ब्रज भाषा में विशेष रूप से इस प्रकार के शास्त्रीय ग्रंथों का सृजन करते हुए कवियों ने हमारे सामने काव्य के अंगों की विवेचना की और काव्यशास्त्र संबंधी जो विभिन्न सिद्धांत हैं जिनको हम रस सिद्धांत या वक्रोक्ति सिद्धांत या रीति और औचित्य या ध्वनि आदि के रूप में, अलंकार आदि के रूप में देखते जानते हैं, उनके माध्यम से भी हमारे पास बहुत सारे आलोचनात्मक सिद्धांतों का विवेचन उपस्थित हुआ। इसी तरह रस छंद अलंकारों की चर्चा हुई, काव्य गुण काव्य दोषों की चर्चा हुई, ये जो शब्द शक्तियों की चर्चा हुई, यह जो परिपाटी थी, इस परिपाटी में हम देख सकते हैं कि संस्कृत जो कि स्रोतस्विनी भाषा है उसने मध्यकाल के कवियों को प्रभावित किया। कुछ मध्यकाल के कवियों की अपनी विवशता भी थी क्योंकि दरबाराश्रित कवि थे और उन्होंने दरबार में रहते हुए राजाओं की इस अभिरुचि के तहत, क्योंकि राजा भी चाहता था कि वह कविता लिखे, उसके मन में भी जो आश्रित कवि है उसकी प्रशंसा जब होती थी, उसके लिए जब
दरबार में बैठे हुए लोग वाहवाही करते थे, तो राजाओं के मन में, आशादाताओं के मन में भी यह बात बार बार आती थी कि उन्हें भी काव्य सृजन आना चाहिए, करना चाहिए। अब वो अपने आश्रित कवियों से, कलाकारों से जब इस तरह की इच्छा व्यक्त करते थे, तो फिर ये उन लोगों की बाध्यता थी, उन कवियों की, कि उन्हें एक तरह से कवि शिक्षक की भूमिका निभानी पड़ी। तो कविता क्या होती है, कविता कैसे होती है, कवि में और सामान्य व्यक्ति में अंतर करने वाले कौन से तत्व होते हैं, काव्य के अंग कौन से हैं, इन सब का फिर इन आश्रय में रहने वाले कवियों ने, दरबार आश्रित कवियों ने संस्कृत के उस सुदीर्घ परंपरा वाले ग्रंथों का अध्ययन किया और उसके आधार पर फिर उस समय की, उस जमाने की भाषा में उनको निरूपित करते हुए प्रस्तुत किया। तो एक तरह से आलोचना का जो प्रारंभिक दौर था वह संस्कृत से उधार लिया गया हुआ आलोचना का कर्म था। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि अगर वह दौर इस आलोच्य कर्म से, इस आलोचना कर्म से वंचित होता तो हमारे लिए आधुनिक युग में बहुत कठिनाई होती, क्योंकि आधारशिला बनाने का काम रीतिकाल के, भक्तिकाल के प्रारंभिक कुछ कवियों ने और रीतिकाल के अधिकांश आचार्य कवियों ने इस महत्वपूर्ण काम को अंजाम दिया। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में आलोचना, फिर द्विवेदी युग में आलोचना, शुक्ल जी आलोचना के केंद्र में रखे गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित समालोचक के रूप में, इतिहास लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही माने उल्लेखनीय और प्रशंसनीय निबंधों का सृजन शुक्ल जी के माध्यम से हुआ है। शुक्ल जी ने अनुवाद भी बहुत अच्छा, लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद भी किया है। तो वो एक अपनी कुछ कविताएं भी शुक्ल जी ने प्रारंभ में लिखी हैं। तो ऐसे एक बहुआयामी व्यक्तित्व वाले शुक्ल जी को आलोचना के केंद्र में रखकर हम आलोचना के इतिहास का या उसकी विकास यात्रा का विभाजन भी करते हैं। इसलिए हम शुक्ल पूर्व आलोचना, हिंदी आलोचना, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना, इस तरह का विभाजन भी सुविधा की दृष्टि से करते हैं। तो जो शुक्ल पूर्व आलोचना है, उस आलोचना में हम देख सकते हैं कि भारतेंदु युग की आलोचना और द्विवेदी युग की आलोचना, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो आज के व्याख्यान में हम इन दोनों युगों की आलोचना को विशेष रूप से चर्चा में रखेंगे। लेकिन हम प्रारंभ में ये बात जरूर करना चाहेंगे कि हिंदी आलोचना की जो शुरुआत है, जो श्री गणेश है, प्रारंभ है, वो हिंदी में कैसे हुआ और कौन कौन से ग्रंथ या कौन कौन से आलोचक, भले ही वो तुलना की दृष्टि से, भले ही वो व्याख्या और टीका की दृष्टि से, भले ही वो संस्कृत साहित्य से प्रभावित ग्रंथों के निरूपण आदि की दृष्टि से आलोच्य कर्म कर रहे थे, तो वो हम चर्चा थोड़ी सी प्रारंभ में करेंगे। मित्रों, हिंदी आलोचना का आरंभ यूं तो भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से माना जाता है। आधुनिक युग में अगर हम बात करें तो भारतेंदु युग में जो पत्र पत्रिकाओं के प्रचार प्रसार का युग था, बहुत ही उत्कृष्ट और लब्ध प्रतिष्ठ, माने उन पत्रिकाओं को भी इतनी प्रतिष्ठा मिल गई थी कि वो लेखक और रचनाकार भी पैदा कर रही थी और आलोचना के सिद्धांत भी हमारे सामने प्रकारांतर से या सीधे प्रस्तुत कर रही थी। सन 1877 से 1910 के बीच प्रकाशित पत्रिका हिंदी प्रदीप, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती है। हिंदी प्रदीप ने हिंदी में गंभीर आलोचनाओं की शुरुआत की। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आलोचना यहाँ से हिंदी प्रदीप पत्रिका से चलना सीख रही थी और इस पत्रिका ने उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युग में 3 प्रकार की आलोचनाएं विशेष रूप से देखने को मिलती हैं भारतेंदु युग में। पहला, रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में लिखे गए सैद्धांतिक विवेचन, जो अलंकार आदि, छंद आदि, रस आदि, नायक नायिका भेद आदि, इनके जो लक्षण दिए वो संस्कृत ग्रंथों से उधार लिए गए थे। तो उन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में जो सिद्धांत हमारे सामने आए, वो एक आलोचना का रूप हमारे सामने आया। दूसरा, ब्रजभाषा और खड़ी बोली गद्य में लिखी गई टीकाओं के रूप में कुछ आलोचनाएं हमारे सामने आती हैं। टीकाकार व्याख्या के साथ साथ अपनी टीका टिप्पणी भी करता है, उस अपने कमेंट्स भी उसमें देता है। तो वो जो टिप्पणियां हैं वह आलोचनात्मक दृष्टि से हमारे सामने आती हैं और वो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, उसको भी हम देख सकते हैं। तीसरा, इतिहास ग्रंथों में
कवि परिचय आदि के रूप में या रचना आदि के विषय में जो परिचय दिया जाता था, उसमें भी आलोचक की या प्रस्तोता की जो आलोचना दृष्टि है, समीक्षा दृष्टि है, उसका दर्शन हम कर सकते हैं। तो ये 3 रूप प्रारंभ में हमें मिलते हैं। आलोचना शब्द लोच धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। किसी कृति या वस्तु की सम्यक व्याख्या, उसका सम्यक मूल्यांकन या उसकी निष्पक्ष समीक्षा करना ही वस्तुतः आलोचना है। एक भ्रम सामान्यतः विद्यार्थियों में रहता है या जन सामान्य में रहता है कि आलोचना का अर्थ केवल निंदा करना होता है। हम सामान्य रूप से कह भी देते हैं कि वह व्यक्ति बहुत आलोचना करता है, तो वो एक सामान्य अर्थ हो सकता है। लेकिन जब हम साहित्य में, भाषा में और शास्त्र में आलोचना शब्द देखते हैं तो वह एक पारिभाषिक शब्द के रूप में हमारे सामने आता है, जिसका अर्थ है कि नीर क्षीर विवेक से अगर रचना या रचनाकार में कुछ प्रशंसनीय है तो उसकी प्रशंसा भी की जाए, और यदि कुछ त्रुटियां हैं, दोष हैं, कमियां हैं, तो उनको भी उसी रूप में उल्लिखित किया जाए। तो ये आलोचना का वस्तुतः एक अर्थ या स्वरूप है जिसकी बात हम कर सकते हैं। भारतीय साहित्य में आलोचना की परिपाटी बहुत प्राचीन है, अत्यंत प्राचीन है। संस्कृत साहित्य में इसका चरम विकास हम देख सकते हैं। संस्कृत साहित्य में काव्य के विभिन्न अंगों और तत्वों का गहन विवेचन विश्लेषण हुआ है, जिसमें रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्तियां, काव्य गुण, काव्य दोष, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति और औचित्य आदि अनेक सिद्धांत हैं जिनका संस्कृत में बहुत विस्तार से विवेचना जिनकी मिलती है। और यह जो विवेचना है, यह काव्य की आत्मा के रूप में अपने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित या प्रतिष्ठित करने के रूप में हमारे सामने आती है। आधुनिक हिंदी समीक्षा की परंपरा उसी का एक रचनात्मक विकास है। खड़ी बोली से पहले ब्रज और अवधी काव्य में भी समीक्षा आलोचना के तत्व हमें मिलते हैं, जिसको हम मध्यकाल में विशेष रूप से, भक्तिकाल और रीतिकाल में विशेष रूप से देखते हैं। संवत 1375 से लेकर और 1900 तक का जो समय है, इसमें हमें जो आलोचना मिलती है वह ब्रज और अवधी के रूप में ही मिल पाती है। हिंदी आलोचना का शुभ आरंभ भक्तमाल रचना से माना जाता है। भक्तिकालीन कवियों की काव्य पंक्तियों में भी ऐसे अनेक स्थल और प्रसंग आते हैं, संदर्भ आते हैं, जहां पर कविता क्या है, यानी काव्य का लक्षण, काव्य का स्वरूप, काव्य का हेतु, काव्य का प्रयोजन, इस पर भी सीधे या प्रकारांतर से कवियों ने अपनी दृष्टि का हमें बोध कराया है। ठीक उसी श्रृंखला में, परंपरा में हम कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का आलोचनात्मक काव्य या साहित्य चिंतन भी है। जैसे तुलसी ने लिखा, बनिति भदेश वस्तु भली वरणी, राम कथा जग मंगल करणी। इसी तरह एक अन्य स्थल पर वो लिखते हैं, कीरति भनति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहें हित होई। तो कविता क्या होती है, सुरसरी की तरह वो, उसका धर्म क्या होता है, इसकी चर्चा भी की गई। और कबीर, संत कबीर ने तो बहुत ही सरल और सहज शब्दों में लिखा, पोथी पढ़ पढ़ जग मोआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो काव्य क्या होता है, प्रेम क्या होता है, इसका सैद्धांतिक एक तरह से पक्ष जो है वो इस कविता में, इस दोहे में हमें मिलता है। इस काल की समीक्षा पर मध्यकालीन आलोचना का प्रभाव साफ दिखाई देता है, यानी जो भारतेंदु युगीन या आधुनिक युग की जो आलोचना है उस पर मध्यकाल का प्रभाव दिखता है। किंतु आधुनिक युग में प्रेस के विकास और गद्य के विकास ने मध्यकालीन आलोचना के रूप स्वरूप में पाश्चात्य प्रणाली का संपुट लगाया, कुछ समावेश करा दिया, उसकी प्रभावात्मकता का सम्मिश्रण हमें हिंदी आलोचना में स्पष्ट दिखाई देने लगा। समीक्षा आलोचना के नए प्रतिमान धीरे धीरे बनने लगे और काव्य के मूल्यांकन का मापदंड भी बदलने लगा। भक्तिकालीन रचना भक्तमाल में समीक्षा का आधार धर्म था, नैतिकता थी, जबकि रीतिकाल तक आते आते वह रस, छंद, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति आदि के आधार में परिवर्तित हो गई। रीतिकाल के प्रवर्तक कवि केशव दास ने तो बहुत महत्वपूर्ण 2 ग्रंथ कवि प्रिया और रसिक प्रिया नाम के दिए हमें, और उन ग्रंथों में भी हम देख सकते हैं कि उन्होंने कविता के विषय में
या आलोचनात्मक सैद्धांतिक विवेचना के विषय में कुछ ना कुछ बात हमारे सामने रखी। एक बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध उनका दोहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिन न विराजई कविता वनिता मित्र। तो कविता रूपी वनिता क्या है, उसमें क्या अनिवार्य है, क्या होना चाहिए, कितना तत्व उसका समाविष्ट होना चाहिए, इसकी चर्चा केशव ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस रूपक के माध्यम से की है। रीतिकालीन समीक्षा सैद्धांतिक दृष्टि से भक्तिकाल की तुलना में कुछ अधिक प्रौढ़ थी, समृद्ध थी, समर्थ थी और कहना चाहिए सार्थक भी थी। भक्तिकाल में उतना प्रासंगिक, उतनी समर्थ और सार्थक नहीं लगती, लेकिन रीतिकाल तक आते आते और अंतिम दौर तक आते आते तो अच्छी खासी प्रौढ़ता उसमें दिखाई देती है। हालांकि यह समीक्षा पद्धति भी संस्कृत साहित्य से ही आयातित थी, वहीं से ली गई थी। संस्कृत काव्यशास्त्र के आधार पर प्रथम वर्ग के रीतिकालीन आचार्यों ने सभी विषयों में लक्षण ग्रंथ लिखे, यानी उन्हें सर्वांग निरूपक भी कहा गया। बहुत काव्य के सभी अंगों का किसी न किसी तरह से उन्होंने लक्षण उदाहरण देकर विवेचन किया। इसमें भी कई तरह के हमें अंतर या भेद मिलते हैं। कुछ लोगों ने लक्षण अपने दिए, उदाहरण भी अपने दिए, कुछ लोगों ने लक्षण अपने दे दिए और उदाहरण किसी और के दे दिए। तो लक्षण अपने देने से अभिप्राय भी यह है कि संस्कृत के जो स्रोत ग्रंथ थे, जो आधार ग्रंथ थे, उनसे जो कुछ उन्होंने ग्रहण किया उसे ब्रजभाषा में अपनी मौलिकता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो तात्विक दृष्टि से तो बहुत अंतर नहीं आया, लेकिन अभिव्यक्ति या प्रस्तुति की दृष्टि से यह मौलिकता उन कवियों की हमारे सामने आई। ये आचार्य छंद, अलंकार, रस, नाटक, काव्यगुण, काव्यदोष आदि काव्यांगों के लक्षण उदाहरण देकर हिंदी का एक अलग काव्य शास्त्र, एक अलग समीक्षा शास्त्र वस्तुतः लिख रहे थे। हालांकि ऐसा करना उनका अभिप्राय भले ही न रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो राज दरबार के दबाव में, आश्रयदाता के दबाव में ऐसा हुआ, लेकिन उसमें उन्होंने फिर ईमानदारी से, निष्ठा से उन ग्रंथों का, संस्कृत ग्रंथों का गहन गंभीर अध्ययन किया, मनन चिंतन किया और उनको फिर ब्रजभाषा में काव्यात्मक प्रस्तुति के साथ उतारा। तो यह भी उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। ये आचार्य सर्वांग निरूपक आचार्य भी थे, विविधांग निरूपक आचार्य भी थे और एकांग निरूपक आचार्य भी थे। यानी इन्होंने, जिन्होंने सभी अंगों को लेकर निरूपण किया वो सर्वांग निरूपक थे। जिन्होंने कुछ अंगों को, जिनमें उनकी अभिरुचि थी, जो उनकी समझ में आए, जो समझ में नहीं आए उनको छोड़ दिया, और जिनकी कविता में, काव्य लेखन में बहुत आवश्यकता थी और जिनकी शिक्षा एक तरह से राजा को या आश्रयदाता को वो अनिवार्यता देना चाहते थे, उन अंगों पर तो विस्तार से उन्होंने लिखा, लक्षण आदि दिए, उदाहरण आदि दिए, और जिनमें अभिरुचि नहीं थी उन्हें छोड़ दिया। तो ऐसे आचार्य विविधांग निरूपक कहलाए। और कुछ आचार्य ऐसे भी थे जो केवल एक अंग को लेकर चल रहे थे, उसी आधार पर हम उन्हें रसवादी आचार्य, अलंकारवादी आचार्य, ध्वनिवादी आचार्य आदि के वर्ग में भी विभक्त करते हैं। इस आचार्य कर्म का या निरूपण साहित्य का सृजन करते हुए जिन कवियों ने अपना योगदान किया महत्वपूर्ण, उनमें से सबसे पहले हम देखें कि 1869 में रुद्र पिंगल नाम का एक ग्रंथ आया। यह ज्वाला स्वरूप नाम के एक रचनाकार हैं जिन्होंने इस ग्रंथ का सृजन किया, रुद्र पिंगल, और 1869 में इसका प्रकाशन हुआ। उमराव सिंह का छंद महोदधि नाम का एक ग्रंथ आया जो 1878 में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। जगन्नाथ प्रसाद भानु, अच्छा प्रसिद्ध नाम है और बहुत महत्वपूर्ण काम उनका हमारे सामने आता है। उन्होंने छंद प्रभाकर नाम की एक रचना 1894 में, तथा घनाक्षरी नियम रत्नाकर, यह जगन्नाथ दास रत्नाकर जिन्होंने उद्धव शतक लिखा, जो बहुत महत्वपूर्ण कवि के रूप में हमारे सामने आधुनिक युग में आते हैं, भारतेंदु द्विवेदी युग की संधि पर, उन्होंने घनाक्षरी नियम रत्नाकर 1897 में 97 में लिखा। इस तरह से ये जो ग्रंथ थे चारों, जो ज्वाला स्वरूप, उमराव सिंह, जगन्नाथ प्रसाद भानु और जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये इन्होंने जो चार ग्रंथ लिखे ये पिंगल निरूपक ग्रंथ थे। इनमें
छंदों का और पिंगल का विस्तार से विवेचना की गई है लक्षण उदाहरण के साथ। इसी तरह कुछ आचार्य हमारे सामने अलंकार निरूपक आचार्य के रूप में भी आते हैं। लच्छीराम एक आचार्य हैं, उन्होंने रावणेश्वर कल्पतरु नाम का एक ग्रंथ लिखा 1892 में। बिहारी लाल ने अलंकारादर्श नाम का 1897 में एक ग्रंथ लिखा। मुरारीदान कविराज ने जसवंत जसोभूषण नाम का 1897 में ही एक ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ सब के सब अलंकार निरूपक थे। और भी ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हमारे सामने आते हैं। मतीराम का ललित ललाम है और अलंकार निरूपण का ग्रंथ है, और रसराज है वह रस निरूपण का ग्रंथ है, भेद उपभेद के साथ उसमें बड़े विस्तार से चर्चा की गई है। कृष्णलाल कवि एक हुए, उन्होंने रस सिंधु विलास 1883 में लिखा। साहब प्रसाद सिंह ने रस रहस्य 1887 में लिखा। प्रताप नारायण सिंह ने रस कुसुमाकर 1894 में लिखा। ये सब रस निरूपण के ग्रंथ हैं। ऐसे इन तीनों वर्गों में बहुत सारे ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है, गणना की जा सकती है, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि कुछ रस निरूपक थे, कुछ छंद निरूपक थे, कुछ अलंकार निरूपक थे, कुछ में 4-6 काव्यांग एक साथ थे, और कुछ में सभी अंगों का विवेचन एक साथ बृहत आकार में किया गया। इस तरह के ग्रंथ हमारे सामने आए। जानकी प्रसाद एक कवि हैं, उन्होंने काव्य सुधाकर नाम का एक ग्रंथ 1886 में लिखा, जिसमें काव्य के सभी अंगों का निरूपण उन्होंने विस्तार से बहुत ही संप्रेषणीय रूप में किया था। नाट्यशास्त्र संबंधी बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं भी हमारे सामने आई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1883 में एक रचना हमें दी, जिसका नाम शीर्षक था नाटक। आलोचना की एक तरह से विधिवत शुरुआत अगर आधुनिक काल में हो रही है तो वो इसी रचना के माध्यम से हो रही है। यह भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की विस्तृत विवेचना का एक भारतेंदु का मौलिक प्रयास है। युग के अनुसार शास्त्रीय नियमों में कितनी और कैसे छूट ली जा सकती है, क्या पूरी तरह उन शास्त्रीय नियमों की बद्धता होनी चाहिए, या अगर उसमें कहीं छूट लेने की अनुमति हो सकती है तो कहाँ और कितनी हो सकती है। ऐसे तमाम बिंदुओं को भी भारतेंदु ने इस नाटक नाम की रचना में विस्तार से विवेचना की, और आदि आचार्य भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है उसको केंद्र में रखकर उन्होंने इसमें बहुत सारी प्रस्तुतियां हमारे सामने की हैं। रीतिकाल में अनेक आचार्य कवियों ने इस तरह के काव्यशास्त्रीय निरूपण वाले ग्रंथ लिखे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। आधुनिक आलोचना का वास्तविक आरंभ भी गद्य काल की ही देन है। हम आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं, क्योंकि इससे पहले जिस खड़ी बोली के गद्य की न जाने कितनी विधाएं आज हम देख रहे हैं, और लगातार उन विधाओं में बढ़ोतरी भी हो रही है, वृद्धि भी हो रही है। उन सब के वैविध्य को देखकर, सामर्थ्य और शक्ति को देखकर प्रारंभ में ही इतिहास लेखकों ने इसे गद्य काल का नाम भी दिया था। तो आलोचना का जो काम है, आलोचना का जो दायित्व है, वो कविता के माध्यम से विधिवत उस तरह उसका निर्वाह नहीं हो सकता। यह सोचकर ही फिर आलोचना कर्म के लिए गद्य जैसी भाषा को या विधा को चुना गया। शास्त्र विवेचन के लिए आलोचना समीक्षा की तर्कशीलता, जो एक शास्त्रीय विवेचना में जो तर्क होता है, जो वैज्ञानिकता होती है, जो प्रामाणिकता होती है, उसके लिए, और जो तथ्यात्मकता होती है, उसके लिए काव्य कोई उचित माध्यम नहीं था। इसीलिए गद्य की ओर आलोचकों को उन्मुख होना पड़ा। परिणामतः गद्य लेखन से हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, और जब गद्य लेखन को प्रोत्साहन मिला और उसके माध्यम से बहुत सी पत्र पत्रिकाएं आई, तो उनमें फिर निबंध लिखने का, साक्षात्कार आदि का, समीक्षा आदि का ये जो सिलसिला चल निकला, उसमें आलोचना कर्म भी, परिचय आदि का, रचना का परिचय, रचनाकार का परिचय, उसकी कुछ विशेषताओं का परिचय, उसकी कुछ प्रवृत्तियों का परिचय, ये जो सिलसिला चल निकला था, उसमें फिर आलोचना कर्म हमारे सामने आया। विचारात्मक साहित्य का लेखन इसी दौर में प्रारंभ हो गया था। केवल साहित्यिक सृजन नहीं हो रहा था, वैचारिक विवेचन और विचार के आयाम बहुत थे। उसमें
समय का, समाज का, साहित्य का, धर्म का, जाति का, समुदाय का, संस्कृति का, राष्ट्र का, न जाने कितने मुद्दों का विवेचन इस विचारात्मक पक्ष के साथ हमारे सामने आया। इन्हीं अनेक पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से हिंदी आलोचना का भी विधिवत आविर्भाव होने लगा। आलोचना की इस शुरुआत को हम अगर सुविधा की दृष्टि से विभक्त करें तो भारतेंदु युगीन आलोचना या आरंभिक आलोचना के रूप में पहले वर्ग में देख सकते हैं। दूसरा चरण है द्विवेदी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन आलोचना या आलोचना का विकास युग। कुछ आलोचकों ने, आलोचना विदों ने इस तरह का विभाजन करते हुए इस पूरी श्रृंखला को और इस पूरे इतिहास को हमारे सामने रखा है। जैसे ऐसे प्रारंभिक दो वर्गों में बांटकर आलोचकों ने पहले देखा, भारतेंदु युगीन और द्विवेदी युगीन, और फिर इसके बाद के दो अन्य वर्ग भी हमारे सामने आए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युगीन आलोचना, जिसे उत्कर्ष काल, आलोचना का उत्कर्ष काल भी कहा गया, और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना, जिसे समकालीन हिंदी आलोचना भी कहा गया। इस तरह से सुविधा की दृष्टि से मोटे तौर पर हम इसे चार वर्गों में बांट लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी की प्रत्येक विधा को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। समस्त गद्य विधाओं को या पद्य आदि को या अनुवाद को भारतेंदु ने एक अलग दिशा और दशा प्रदान की, यह महत्वपूर्ण है। समीक्षा आलोचना के शुभारंभ का श्रेय भी इसलिए भारतेंदु को ही जाता है। भारतेंदु एक बड़ा व्यक्तित्व है साहित्यकार के रूप में और सृजनकर्ता के रूप में, भाषाविद के रूप में। उनका जो अवदान है वो निश्चित ही उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण है। भारतेंदु के दो प्रारंभिक निबंध इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, हिंदी कविता और नाटक, जिनकी नाटक की चर्चा हमने पहले भी की। भारतेंदु युग में ब्रजभाषा में बहुत सारी टीकाएं भी लिखी गई, व्याख्याएं भी लिखी गई। सरदार कवि विरचित कवि प्रिया की टीका, रसिक प्रिया की टीका, ये दोनों केशव के ग्रंथ हैं। बिहारी सतसई की टीका इस दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। और टीकाकार, जैसा मैंने पहले कहा, कि बीच बीच में टिप्पणियां करते हुए, आलोचनात्मक, समीक्षात्मक अपनी दृष्टि या मंतव्य को व्यक्त करते हुए इन टीकाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। बिहारी सतसई पर लल्लू लाल जी की भी टीका, जो लाल चंद्रिका के नाम से शीर्षक से हमारे सामने आई थी, ये 1819 के का प्रकाशन ये माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत चर्चित टीका है। कहने को ये टीकाएं थी, किंतु इनमें आलोचना के तत्व यत्र तत्र विद्यमान थे। ऐतिहासिक ग्रंथों में शिव सिंह सेंगर का जो पहला हिंदी साहित्य का भारतीय लेखकों द्वारा या साहित्यकार इतिहासकारों द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ था, वह शिव सिंह सरोज था, जो 1878 में प्रकाश में आया। और इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यह सन 1889 में हमारे सामने आया। हम देख सकते हैं कि इन दोनों हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में आलोचना का प्रारंभिक विकास हमें देखने को मिला। शिव सिंह सेंगर, जो कि शिव सिंह सरोज के सर्जक थे। प्रारंभिक आलोचनात्मक दृष्टियां हम यहाँ देखते हैं, जिनका विस्तार फिर आगे आलोचकों में या साहित्य में हमें मिलता है। भारतेंदु युग में ही बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट तथा बाल मुकुंद गुप्त ने बहुत सारी रचनाओं के अनुवाद किए और उन अनुवाद की भूमिकाओं में भी अपनी आलोचना दृष्टि का परिचय हमें दिया। तो ऐसी पुस्तकों की भूमिकाओं में जो प्रारंभिक परिचय होता है, उसमें भी आलोचना के बिंदु हमें मिलते हैं। भारतेंदु युग में कोई गंभीर आलोचना, वस्तुतः जो एक प्रतिष्ठित स्थापित आलोचना कहते हैं, वो बेशक नहीं मिलती। जो मिलती है वह पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, पुस्तकों की भूमिका आदि के माध्यम से और या फिर निबंधों के माध्यम से हमें मिलती है। किंतु आलोचना का सही सही सूत्रपात अगर हुआ तो वो इसी युग में और भारतेंदु के द्वारा ही हो पाया था। भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं में राष्ट्रहित का महत्व था, समाज कल्याण का महत्व था। इसलिए राष्ट्रहित और समाज कल्याण के परिप्रेक्ष्य में ही पुस्तकों की समीक्षाएं भी की जाती थी। एक दृष्टि विशेष सुनिश्चित हो गई थी, निर्धारित हो गई थी, और जिस किसी किताब की समीक्षा करनी हो, इन बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में उनकी समीक्षा की जाती थी। प्रभुदयाल पांडे ने सन 1896 में बिहारी सतसई की एक बहुत ही महत्वपूर्ण
लेकिन खड़ी बोली गद्य में टीका लिखी। खड़ी बोली गद्य में बिहारी सतसई की यह पहली उल्लेखनीय टीका थी जिसने आलोचना के बिंदुओं का विस्तार किया और उसे एक और मजबूत आधार दिया। इन दोनों हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक जो इस युग में विद्यमान थे, जिनकी चर्चा हमने की, शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन, इनके ग्रंथों में भी आलोचना की यूं कोई वैसी प्रौढ़ दृष्टि जिसकी आज हम बात करते हैं। आज तो एक से एक बेहतरीन आलोचना और आलोचक हमारे पास है, वह वहां भी हमें देखने को नहीं मिलते। बालकृष्ण भट्ट ने नील देवी नाटक की समीक्षा की थी जो उस समय के उत्कृष्ट आलोचना के रूप में देखी गई। इसके बाद भट्ट जी ने ही परीक्षा गुरु, संयोगिता स्वयंवर और एकांतवासी योगी, इन पुस्तकों की समीक्षा की जो प्रकाशित हुई पत्रिकाओं में और बहुत चर्चा का विषय भी बनी रही। भारतेंदु युगीन आलोचना समीक्षा अभी चलना सीख रही थी। इसमें सूक्ष्म काव्य सौंदर्य विधायक तत्व उस तरह से बेशक विद्यमान नहीं थे जैसे आज हैं। उस समय के रचनाकारों और समीक्षाओं में भी उन समीक्षात्मक तत्वों को जानने, समझने या पहचानने की क्षमता भी नहीं थी और दिशा दर्शन भी नहीं था। कोई उनके सामने कोई ऐसा मानक उदाहरण मौजूद नहीं था। इसलिए अपनी राहों की खोज इन आलोचकों ने स्वयं की कि रचना को कैसे देखना है, कैसे समीक्षा करनी है, रचनाकार के विषय में किन किन बिंदुओं को उजागर करना है, ये सब इन्होंने खुद किया। वे तो जीवन मूल्यों को रचनाओं के सौंदर्य तत्व से जोड़कर व्याख्यायित करने तक सीमित रह गए। जीवन मूल्यों को रचना के तात्विक विवेचना के साथ जोड़कर उन्होंने देखा या रचनाकार के साथ जोड़कर देखा। यह भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि उस युग की है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि भारतेंदु युग के बाद जब हम अगले चरण में प्रवेश करते हैं तो वह महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग है। हिंदी आलोचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी का अवदान निस्संदेह बहुत बड़ा अवदान है। सरस्वती पत्रिका के संपादन के माध्यम से हो या ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने लेखकों को, रचनाकारों को तैयार किया। उन्हें भाषा की शिक्षा भी दी, उन्हें लेखन की शिक्षा भी दी, उन्हें लिखने के लिए विषय वस्तु और विषय भी दिए और एक तरह से बहुत ही प्रोत्साहन देने का काम हिंदी लेखन में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी थोड़े कठोर आलोचक थे। वो गलत को गलत और सही को सही कहने में भरोसा रखते थे, लेकिन उदारता भी थी कि यदि किसी लेखक ने कुछ गलती की है, अशुद्धि है, तो उसको वो ठीक भी करते थे और उसके संज्ञान में उसको लाने का काम भी करते थे। तो एक तरह से वस्तुतः एक आचार्य कर्म, एक प्रवर्तक का दायित्व वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने सृजन के माध्यम से, संपादन के माध्यम से गद्य, हिंदी गद्य, खड़ी बोली गद्य के विकास के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। द्विवेदी युग की आलोचना में आलोचना की बहुत सारी नई पद्धतियां विकसित हुई। हालांकि गंभीर और तात्विक आलोचना दृष्टि का अभाव इस युग में भी था। उस तरह की गंभीरता, उस तरह की तात्विक विवेचना जिसकी बात हम आज करते, क्योंकि आज तो ये हिंदी आलोचना का उत्कर्ष काल और उत्कर्ष के बाद का भी समकालीन आलोचना का काल चल रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आलोचना के सिद्धांत स्थापित कर दिए, जो मानदंड और जो प्रतिमान हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए, उसका अनुसरण करते हुए आज आलोचना बहुत आगे निकल गई है। तो उससे अगर हम तुलना करेंगे तो द्विवेदी युग में हमें वो भी प्राप्त नहीं होगा। द्विवेदी युगीन आलोचना में हमें 5 प्रकार की आलोचना देखने को मिलती है। पहला, लक्षण ग्रंथों की सृजन परंपरा में काव्य और काव्यांग विवेचन परक आलोचना। मैंने पहले कहा कि संस्कृत ग्रंथों के अनुसरण से, उनसे प्रभाव ग्रहण करते हुए, उनसे शिक्षा ग्रहण करते हुए, उनका आंशिक अनुवाद करते हुए जो भी चीजें इन कवियों को मिली, तो वो लक्षण ग्रंथों की सृजन परंपरा में शामिल हुई। और उसमें काव्यांग विवेचना जब हुई तो उनकी साथ साथ आलोचना भी हुई। जैसे भिखारी दास ने तो ब्रजभाषा में ही गद्य के माध्यम से कहीं कहीं जो कठिन अंश थे उनकी टीका भी साथ साथ प्रस्तुत कर दी। काव्य निर्णय नाम का उनका बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें उसकी चर्चा वो करते हैं। दूसरा रूप तुलनात्मक समीक्षा या मूल्यांकन का है। इस तुलनात्मक या मूल्यांकन परक आलोचना का आधार हमें इसी युग में प्राप्त होता है। इसकी मान्यता या निष्कर्ष, यानी 2 कवियों के बीच, 2 रचनाओं के बीच
दो कवियों की भाषाओं के बीच तुलना करते हुए इन तुलना करने वाले समीक्षकों आलोचकों ने अपनी मान्यता या अपनी स्थापना को भी फिर प्रस्तुत किया, और जब निष्कर्ष या मान्यता उनकी आई, उनकी स्थापना आई, तो निश्चित रूप से वो एक आलोचनात्मक दृष्टि का स्वरूप लेकर हमारे सामने, उसके प्रदेय को लेकर हमारे सामने आई। तीसरा एक रूप था अनुसंधान मूलक या शोध परक आलोचना। बहुत सी शोध प्रबंध आदि लिखने की, या पुस्तक को संपादित करना है, या पुस्तक पांडुलिपि को एक पुस्तकाकार में परिवर्तित करने या प्रकाशित करने का काम करना है, तो उसमें भी बहुत शोध वृत्ति का, शोध दृष्टि का समावेश करते हुए बहुत सारे ग्रंथ हमारे सामने आने शुरू हुए। तो अनुसंधान मूलक एक आलोचना दृष्टि भी, शोधात्मक एक आलोचना दृष्टि भी हमारे सामने आई। परिचयात्मक आलोचना दृष्टि, रचना का परिचय, रचना के प्रदेय पर चर्चा करना, रचना की मौलिकता या विलक्षणता पर बात करना, रचनाकार के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बात करना, ये जो परिचयात्मक पक्ष थे यह भी उभर कर आए। व्याख्यात्मक या टीका परक आलोचना, ये पांचवा और अंतिम प्रकार है। बहुत सारी जो ब्रजभाषा में या अवधी भाषा में लिखी गई रचनाएं थीं, या मान लीजिए उससे पहले विद्यापति की मैथिली भाषा में लिखी गई रचनाएं थीं, या अमीर खुसरो आदि या और दूसरे कवि आदि, उनकी रासो काव्य परंपरा की अगर कोई टीका या व्याख्या लिखनी थी, तो ये मध्यकाल में इस तरह के जो टीका और व्याख्या की परंपरा शुरू हुई थी और बड़ी अच्छी खासी वो विकसित होते होते आधुनिक काल में आकर तो बहुत उत्कर्ष पर आ गई। तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि व्याख्या और टीका के अंतर्गत भी इस तरह की आलोचना दृष्टि हमें मिलती है। रीतिकालीन प्रमुख प्रवृत्ति संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों या निरूपण परक ग्रंथों की पद्धति पर ब्रजभाषा में लक्षण ग्रंथ प्रस्तुत करना था। तो संस्कृत के ग्रंथों को गहन गंभीर अध्ययन के साथ उन्होंने ब्रजभाषा या अवधी भाषा में हमारे सामने रखा, क्योंकि आशयदाताओं की अभिरुचि थी और हिंदी को इसके माध्यम से प्रकारांतर से एक काव्यशास्त्र और एक आलोचना शास्त्र मिलता जा रहा था। द्विवेदी युग में इसी परंपरा का निर्वाह बहुत विश्वास के साथ, प्रामाणिकता के साथ हुआ। सन 1910 में जगन्नाथ प्रसाद भानु ने काव्य प्रभाकर नाम का एक ग्रंथ लिखा, जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में जाना गया, देखा गया। और सन 1917 में जगन्नाथ प्रसाद भानु ने ही एक अन्य ग्रंथ लिखा, छंद सारावली, जो केवल छंद विवेचना पर, छंद निरूपण पर केंद्रित था। सन 1916-17 में लाला भगवान दीन ने अलंकार मंजूषा नाम का एक विस्तृत व्यापक ग्रंथ लिखा, जिसमें अलंकारों की विस्तार से विवेचना, भेद उपभेद के साथ, लक्षण उदाहरण के साथ बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने तुलना करते हुए प्रस्तुत किया। भानु जगन्नाथ प्रसाद के ग्रंथ की भूमिका भानु जी ने स्वयं अंग्रेजी में लिखी थी। ये एक और उदाहरण है कि इंग्लिश में उन्होंने भूमिका लिखी थी उस ग्रंथ की, और उस भूमिका के साथ साथ जब हिंदी के पारिभाषिक शब्द आए, टेक्निकल टर्म्स, तो उनके अंग्रेजी पर्याय भी उन्होंने उसमें साथ साथ दिए, ताकि जो पाठक समुदाय है, जो आलोचक वर्ग है, वो इस रचना का अगर आनंद लेना है उसको, तो उसे शब्दों को लेकर, पारिभाषिक शब्दों को लेकर, तकनीकी शब्दों को लेकर कठिनाई ना हो। लाला भगवान दीन ने हिंदी अलंकारों को समझाते हुए जगह जगह हिंदी अलंकारों के समान, समकक्ष या समतुल्य फारसी के अलंकार, अरबी के अलंकार और अंग्रेजी भाषा में मिलने वाले अलंकार, उनको भी साथ साथ प्रस्तुत किया, ताकि पाठक को समझने में, बोधगम्यता में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ये एक दृष्टि थी उस समय टीकाकारों की, व्याख्याकारों की, ग्रंथकारों की। द्विवेदी युग की समीक्षा या आलोचना की मुख्य पद्धति तुलनात्मक थी। 1907 में पद्म सिंह शर्मा, जिन्होंने बिहारी और सादी की बहुत ही सुंदर तुलनात्मक प्रस्तुति रचना के रूप में हमारे सामने की, और यह आलोचना पद्धति का, तुलनात्मक आलोचना पद्धति के सूत्रपात का एक तरह से श्री गणेश था। पद्म सिंह जी की इस विषय में बहुत चर्चा की जाती है। सन 1908 से 1912 तक उस समय की प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका सरस्वती, जिसका संपादन बाबू श्याम सुंदर दास ने, उसके बाद स्वयं द्विवेदी जी ने किया, वह संस्कृत और हिंदी कविता के बिंब प्रतिबिंब भाव को
हमारे सामने प्रस्तुत कर रही थी। संस्कृत और हिंदी कविता के बिंब प्रतिबिंब भाव को, कहाँ से कौन सी चीज कितना प्रभाव लेकर, कितनी मौलिकता है, कितना अनुवाद है, कितनी ग्राह्यता है, इन सबको सामने रख रही थी। सन 1910 में मिश्र बंधुओं का आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी नवरत्न प्रकाश में आया। हिंदी नवरत्न बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भी तुलनात्मक आलोचना को ही महत्ता दी गई, वरीयता दी गई। आगे चलकर लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र, ये दो बड़े नाम हमारे सामने आलोचना के क्षेत्र में उभर कर आए। इन्होंने देव और बिहारी की महत्वपूर्ण तुलना, देव और बिहारी और बिहारी और देव, इस रूप में इन दोनों ने दो ग्रंथ हमारे सामने प्रस्तुत किए और दोनों ने अपनी अपनी दृष्टि से बिहारी को श्रेष्ठ या देव को श्रेष्ठ स्थापित करने, घोषित करने का काम किया। तो तुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में ये जो दो ग्रंथ हैं और ये जो दो समालोचक हैं, लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र, ये एक तरह से ऐतिहासिक प्रदेय के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो निश्चित रूप से यह एक विलक्षण शुरुआत थी तुलनात्मक आलोचना के सिद्धांतों के प्रतिमान पर विचार करने की। आगे चलकर सन 1897 में नागरी प्रचारणी सभा, जो काशी वाराणसी में एक बहुत बड़ी संस्था है, जिसने हिंदी के प्रचार प्रसार का एक अप्राप्य जो पांडुलिपियां हैं उनके संचय और संकलन का और एक बृहद पुस्तकालय की स्थापना का काम किया। वहां पर आज भी सैकड़ों पांडुलिपियां हिंदी की विद्यमान हैं और उनके उद्धार की अभी प्रतीक्षा है कि कब समय आएगा, उनका प्रकाशन होगा। लेकिन नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी के विकास में, हिंदी साहित्य के विकास में, हिंदी प्रकाशन के क्षेत्र में जो काम किया है वह अद्भुत है, इसमें कोई संशय नहीं है। और उसी का परिणाम है कि हिंदी को मध्यकालीन अनेक बड़े कवियों की रचनावलियां, ग्रंथावलियां मिल सकी हैं, क्योंकि वहां पर नागरी प्रचारणी सभा में शोध के स्तर पर और युद्ध के स्तर पर यह काम होता रहा है। आगे चलकर 1897 में नागरी प्रचारणी सभा की नागरी प्रचारणी पत्रिका ने हिंदी में शोध परक या अनुसंधान मूलक आलोचना का मार्ग प्रशस्त किया। ये इसको हम एक नई आलोचना पद्धति की शुरुआत भी मान सकते हैं, क्योंकि नागरी प्रचारणी सभा ने जिस तरह की दृष्टि आलोचना को दी थी, वस्तुतः उसका विकास आगे चलकर बहुत तेजी से हुआ। सन 1913 में प्रकाशित मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में को हम देखें तो इस शोध दृष्टि का समावेश हमें इस ग्रंथ में मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। यानी मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने नागरी प्रचारणी पत्रिका से कुछ प्रेरणा ली, कुछ दिशा ली और फिर निश्चित रूप से वहां पर वो जो शिव सिंह सेंगर वाला इतिहास ग्रंथ था या जॉर्ज ग्रियर्सन वाला था, उसकी तुलना में हम आगे बढ़े, काफी आगे बढ़े और इसमें विकास भी हुआ। लेखकों के वृत्त संग्रह के दौरान उनकी उपलब्ध अनुपलब्ध रचनाओं की, प्राप्य अप्राप्य पांडुलिपियों की जानकारी शोध परक पद्धति से या दृष्टि से इस ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने दी और यह भी बताया एक प्रकार से कि ये ग्रंथ है लेकिन ये प्राप्त नहीं हो रहे और इनकी खोज करनी चाहिए। इनको कहां से खोजा जा सकता है, कैसे खोजा जा सकता है, किन पुस्तकालयों में, किन व्यक्तिगत संग्रहालयों में ये उपलब्ध हैं, इस पर शोधार्थियों को या भाषा और साहित्य सेवियों को, आलोचना के क्षेत्र में काम करने वालों को बहुत प्रेरणा इससे मिल सकी। इस शोधमूलक आलोचना पद्धति को बाबू श्याम सुंदर दास ने बहुत तेजी से अपनाया और आगे बढ़ाया। राधा कृष्ण दास ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने और सुधाकर द्विवेदी ने, इन चारों ने मिलकर इस पद्धति को, जो अनुसंधान मूलक आलोचना पद्धति थी या शोध परक आलोचना पद्धति थी, इसको बड़ी खूबी के साथ, बड़ी प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ाया और निश्चित इसका लाभ आगे चलकर हमें मिला। इस आलोचना पद्धति में इन समीक्षकों, आलोचकों का अवदान आज भी जब हम इतिहास पर बात करते हैं तो उस अवदान को याद करते हैं। सन 1902 ईस्वी में प्रसिद्ध कथाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनकी उसने कहा था कहानी बड़ी चर्चित है,
उन्होंने जयपुर राजस्थान से एक साहित्यिक पत्र प्रारंभ किया। इस साहित्यिक पत्र का शीर्षक या नाम था समालोचक, और इसका संपादन प्रकाशन स्वयं चंद्रधर शर्मा गुलेरी कर रहे थे। हिंदी आलोचना का यह एक गंभीर और प्रौढ़ समाचार पत्र बनकर हिंदी जगत के सामने आया। इस पत्र के प्रकाशन की उम्र बहुत लंबी नहीं थी, बहुत ज्यादा देर तक इसके प्रकाशन की संभावनाएं नहीं हो पाई, किंतु आलोचना का स्तर इसने बहुत ऊंचा कर दिया। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुत अच्छे कथाकार भी हैं, बहुत अच्छे समीक्षक आलोचक भी हैं, इसलिए जिस उच्च स्तर को उन्होंने आलोचना को दिया, जिस शिखर पर वो आलोचना को ले गए, वह निश्चित ही स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। अब द्विवेदी युग की समीक्षा या आलोचना में कुछ कुछ स्थिरता और गंभीरता आने लग गई थी। समीक्षा आलोचना के कुछ मानदंड और आदर्श अब विधिवत निश्चित होने प्रारंभ हो गए थे। आलोचना के अंतर्गत कृतियों का सामान्य परिचय, विधिवत उसके भाव और शिल्प पक्ष की समीक्षा आलोचना होने लगी थी। कृतिकारों का परिचय, उसका प्रदेय, उसकी भाषा, उसकी शैली, उसकी भाव व्यंजना, उसकी प्रेम व्यंजना, उसका भक्ति भाव, तमाम ऐसी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर उसके व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन होने लगा था। कृतियों की गुणवत्ता का बखान भी होने लगा था। किन किन बिंदुओं को उजागर किया जाए जिससे लगे कि ये रचना वास्तव में अद्भुत है, अपूर्व है, विलक्षण है। उनकी त्रुटियों या दोषों की विस्तृत चर्चा भी अब होने लगी थी। इसमें ये कमी रह गई, इसमें यह कमी रह गई, और दिशा निर्देश भी होने लगे थे। धीरे धीरे कवि और साहित्यकार भी, आलोचक भी ये बताने लगे थे कि ग्राह्य क्या है और त्याज्य क्या है, क्या करें और क्या न करें, जिसकी चर्चा हम पहले कई बार कर चुके हैं। मैत्री शरण गुप्त ने भी ये बात कही थी, केवल मनोरंजन ही ना, कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये एक आलोचक की दृष्टि है जो ये बता रहा है कि कविता क्या होती है, और उसमें केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, उसमें जनहित होना चाहिए, उसमें समाजित होना चाहिए, उसमें कोई विचार तत्व होना चाहिए जो पाठक को एक दिशा और दृष्टि दे सके। इसी तरह रचना और रचनाकार विषयक स्वतंत्र लेख, कृति और कृतिकार का ऐतिहासिक संदर्भ और परंपरा के अंतर्गत मूल्यांकन कि कोई रचना किस परंपरा का अनुसरण करते हुए हमारे सामने आ रही है, कोई रचनाकार किस प्रवृत्ति की परंपरा का अनुसरण कर रहा है, इनका भी समावेश और मूल्यांकन हमारे सामने हुआ आलोचना के अंतर्गत द्विवेदी युग में। स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका में इस तरह की परिचयात्मक आलोचनाओं को प्रोत्साहित कर रहे थे, प्रकाशित कर रहे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने समालोचक के कर्तव्य का निर्धारण करते हुए पत्रिका में एक स्थान पर लिखा, किसी पुस्तक या प्रबंध में क्या लिखा गया है, किस ढंग से लिखा गया है, वह विशेष उपयोगी है या नहीं है, उससे किसी का मनोरंजन हो सकता है या नहीं हो सकता, उससे किसी को भी लाभ पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता, लेखक ने कोई नई बात लिखी है या नहीं लिखी है, यही विचारणीय विषय हैं जो आलोचना में आने चाहिए। समालोचक को प्रधानतः इन्हीं बातों पर विचार करना चाहिए। ये द्विवेदी जी का दृष्टिकोण है जो आलोचना के लिए आलोचक को एक तरह से आलोचना के तत्व प्रदान कर रहे हैं, उनको विषय वस्तु दे रहे हैं, दिशा और दृष्टि दे रहे हैं कि इस तरह से आलोचना करनी चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक संपादक के रूप में भाषा संबंधी त्रुटियों के संस्कार का काम भी किया, दिशा निर्देश दिए, लेखकों का ध्यान आकृष्ट किया और उन्हें उचित अनुचित का, सही गलत का बोध भी कराया। आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के आलोचकीय प्रदेय पर एक बड़ी रोचक सी छोटी सी टिप्पणी की है। वो लिखते हैं, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ रही थी, उसकी परंपरा जल्दी रुक नहीं पाती। ये एक बड़ा आलोचक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसा आलोचक महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में ये बात कह रहा, और वास्तव में द्विवेदी जी का जो योगदान है वह उल्लेखनीय है। द्विवेदी युग में व्याख्यात्मक आलोचना विषय की उपादेयता को दृष्टि में रखकर की गई।
उस विषय की सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय उपादेयता क्या है। इस प्रकार की आलोचना में नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और सौंदर्य परक मूल्यों को आधार बनाया गया। सौंदर्य को हम कल्याण से जोड़कर, शुभ से जोड़कर देखते हैं, शिवत्व से जोड़कर देखते हैं, इसलिए हम सत्यम शिवम सुंदरम की बात भी करते हैं। तो आलोचना करते हुए रचना और रचनाकार को इस सौंदर्य परक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में विवेचित किया गया। ऐसी आलोचना परिचयात्मक से होती होती व्याख्यात्मक भी होती चली गई। इस आलोचना का सूत्रपात बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादंबिनी पत्रिका के माध्यम से किया था। लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की आलोचना उन्होंने इस आनंद कादंबिनी नाम की पत्रिका में जिस तरह से की थी, उसने आने वाले या बाद के आलोचकों को निश्चित रूप से एक दिशा दिखाई। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में नील देवी नाटक, जो भारतेंदु जी का नाटक है, बड़ा चर्चित नाटक है, उसकी समीक्षा की और उसके बाद परीक्षा गुरु की उपन्यास की समीक्षा भी की। तो ये समीक्षात्मक आलोचना पत्र पत्रिकाओं में या तमाम तरह की पुस्तकों में आनी शुरू हो गई। बालमुकुंद गुप्त ने हिंदी बंगवासी नाम से एक पत्रिका, जो बंगला नाटक अश्रुमती के हिंदी अनुवाद की आलोचना को हमारे सामने समीक्षात्मक रूप में लाती है। हिंदी बंगवासी पत्रिका में यह आलोचना हमारे समक्ष आई। यह हिंदी अनुवाद मुंशी उदित नारायण ने किया। हिंदी बंगवासी पत्रिका में बंगला नाटक अश्रुमती का हिंदी अनुवाद, जो कि वास्तव में मुंशी उदित नारायण द्वारा किया गया, उसकी अनुवादकीय आलोचना भी और भाषिक और साहित्यिक अवदान परक आलोचना भी, यह भी उसमें की गई। अनुवाद की कसौटी पर भी इस रचना को कसने का रचनात्मक प्रयास किया गया। आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना की इस पद्धति और शैली को आत्मसात कर लिया, अपना लिया, और उन्होंने इस पद्धति में वैज्ञानिक दृष्टि से रचनाओं की, रचनाकारों की समीक्षा की। आगे चलकर सूरदास, तुलसीदास जैसी बड़ी महत्वपूर्ण और दुर्लभ पुस्तकें रामचंद्र शुक्ल के माध्यम से मिली, और ये पहला उनका हिंदी साहित्य का इतिहास था जो आलोचनात्मक दृष्टि के साथ हमारे सामने आता है। इससे पहले विवरणात्मक और एक ब्यौरे वाले इतिहास हमारे सामने आए, लेकिन पहली बार शुक्ल जी ने रचना और रचनाकारों की समीक्षा भी की, आलोचना भी की, उनका मूल्यांकन भी किया। इस तरह महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में आलोचना के मोटे तौर पर दो रूप उभर कर आए। एक तो पारंपरिक शास्त्रीय दृष्टि की आलोचना, जिसमें आलोच्य रचनाओं के गुण दोषों का विवेचन किया जाता था, जिसमें परस्पर तुलना करते हुए स्वतंत्र रूप से उनके गुण दोषों के आधार पर उनकी उत्कृष्टता या निकृष्टता का सुनिश्चय भी किया जाता था। रचना उत्कृष्ट है या निकृष्ट है, निष्कर्ष रूप में, मान्यता रूप में यह भी बात कही जाती थी। और दूसरी दृष्टि में नैतिक सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि से रचनाकार या रचना की समीक्षा करता था और उसके वस्तुतः उपलब्धि या परिणाम को घोषित भी करता था। इस युग में अधिक प्रतिष्ठित और लोकप्रिय आलोचना पद्धति शास्त्रीय दृष्टि से गुण दोष विवेचना की ही रही। शास्त्रीय दृष्टि से रचना और रचनाकार के गुण और दोषों को देखना ही प्रधान रूप से आलोचना का विषय बन गया। इस युग के समीक्षकों में पद्म सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन, स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका नाम उल्लेखनीय है। इनकी आलोचनात्मक मान्यताएं और स्थापनाएं अत्यधिक प्रभावी हुई, हृदयग्राही हुई और आगे का मार्ग प्रशस्त करने वाली बन गई। द्विवेदी जी ने अपनी कठोर नैतिक दृष्टि के कारण, पद्म सिंह शर्मा ने भावों की तरल उल्लसित दृष्टि के कारण और मिश्र बंधुओं ने अपनी लचीली और अस्थिर सौंदर्य दृष्टि से हिंदी आलोचना की दुनिया में अपनी एक अलग, एक विशिष्ट पहचान बना ली। इस युग में अनेक अनुवाद भी हुए। पाश्चात्य समीक्षकों की आलोचनात्मक कृतियों के हिंदी अनुवाद, पाश्चात्य समीक्षकों की आलोचनात्मक रचनाओं के हिंदी में अनुवाद इस युग में बहुत सारे कवियों ने, भाषाविदों ने किए। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना समालोचनादर्श 1897 में आई, जो पॉप के एसेज ऑन क्रिटिसिज्म रचना का हिंदी अनुवाद था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
कल्पना का आनंद 1905 में एक पुस्तक हमारे सामने, एक रचना हमें दी, जो कि एडिसन की, पाश्चात्य लेखक हैं एडिसन, उनकी पुस्तक एसेज ऑन इमेजिनेशन का हिंदी अनुवाद था। लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद भी आचार्य शुक्ल ने किया। द्विवेदी जी ने भी अनेक अंग्रेजी लेखकों, समीक्षकों को आधार बनाकर अपने काव्य सिद्धांत विषयक विवेचना को विस्तार दिया। और इसी तरह हम देखते हैं कि हिंदी की जो वैज्ञानिक आलोचना की विधिवत शुरुआत थी, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में हुई और बहुत तेजी से आगे बढ़ती चली गई। आगे चलकर बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इसी तरह के अन्य अनेक समालोचकों ने हिंदी की इस वैज्ञानिक आलोचना की राह को और प्रशस्त किया और उजागर किया और आलोचकों के लिए एक तरह से राजमार्ग तैयार कर दिया। पाश्चात्य साहित्य और पाश्चात्य समालोचना का स्वस्थ प्रभाव हिंदी आलोचना पर भी अब पड़ने लगा, स्वस्थ प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि हिंदी के कुछ समालोचक उनका अंग्रेजी में उपलब्ध ग्रंथों का गहन अध्ययन करने लगे थे, मनन चिंतन करने लगे थे। यहीं से काव्य या काव्यधारा की मूल प्रवृत्तियों की परख करने का एक सिलसिला शुरू हुआ और गतिमान हो गया। देश काल, समय सापेक्षता, जीवन, समाज, युग के शाश्वत मूल्य, तत्व, इन सबका उद्घाटन भी इसी समीक्षा दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में प्रतिपादित किया जाने लगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन आलोचना दृष्टि और पद्धति के संदर्भ में डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री ने, जो कि बहुत बड़े प्रतिष्ठित समीक्षक आलोचक रहे हैं, और उन्होंने इस विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण अपना कथन प्रस्तुत किया। वे लिखते हैं, कालिदास से लेकर छायावादी कविता तक को आलोच्य विषय के रूप में समेटने का प्रयास कम साहस की बात नहीं थी जो इस युग के समीक्षकों, आलोचकों ने की थी। इस तरह हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्व का हिंदी आलोचना का जो युग है, उसमें भारतेंदु युगीन आलोचना, महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन आलोचना और इस आलोचना के क्षेत्र में हुए समय सापेक्ष परिवर्तन, विकास, गति आदि को हम इस रूप में देख सकते हैं। और इसी का विकास हम फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना में आगे के व्याख्यान में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और दोस्तों, जैसे कि सर ने आज हमें बताया, आज हिंदी आलोचना का पहला खंड था जो कि कवर हो चुका है। इसी के अगले महीने हम बाकी खंडों को कवर करेंगे। और इसी के साथ मैं आप सबकी इजाज़त लेना चाहूँगी। सर को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार।